नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आरक्षण पर नए सिरे से फैसले का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ऐसे हालात बनाए हैं, ऐसे सुझाव दिए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को फैसला करना होगा। नरेंद्र मोदी ने जाट आरक्षण का भरोसा दिया है। यह तभी संभव है जब पिछड़ा आयोग का सुझाव माना जाए। आयोग ने पिछड़ी जातियों की केंद्रीय सूची को 3 श्रेणियों में बांटने की अनुमति मांगी है। मतलब 27% आरक्षित जगह को 3 हिस्सों में बांटा जाए। ओबीसी के भीतर आर्थिक कसौटी पर जो मजबूत जातियां हैं, वे कमजोर या कि अधिक हकदार जातियों का आरक्षण हड़पने जाए, इसकी चिंता बन गई है। मतलब बिहार की तरह पिछड़े, अति पिछड़े और एक नया वर्ग महापिछड़े का बने। इससे जाट जैसी दबंग जाति ओबीसी में एडजस्ट होगी तो उसे अपने समतुल्य बाकी फॉरवर्ड जातियों के साथ एक सीमित हिस्से में compete करना होगा। यह फार्मूला ठीक है, मगर इस सुझाव को मानने का अर्थ है कि आर्थिक हैसियत का फार्मूला आरक्षण में आधार पा रहा है। यदि ओबीसी कोटे में आर्थिक हैसियत से डिवीजन होगा तो दलित आदिवासी में भी महादलित गरीब की चिंता करनी होगी। सचमुच दलित गरीब आदिवासी कोटे में दबंग आदिवासी या दलित जातियां हावी हो रही है, उसे बदलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के अब तक असर की समीक्षा करने को कहा है। एक पीढ़ी को लाभ हो चुका है तो दूसरी पीढ़ी को क्यों मिले? सो मोदी सरकार के लिए बहुत कुछ नया करने को है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस केंद्र सरकार का कोई संशोधन मंजूर नहीं करेगी। इस बिल पर सहमति बनाने के लिए बनी साझा संसदीय समिति में शामिल कांग्रेस के 2 सदस्यों दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश को राहुल गांधी की स्पष्ट हिदायत है कि किसी भी संशोधन पर सहमति नहीं देनी है। तभी कांग्रेस नेताओं ने यह लाइन पकड़ी है कि 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून को ही कांग्रेस समर्थन करेगी। उस कानून में कोई बदलाव कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सरकार के 2 आला मंत्रियों ने संकेत दिए हैं कि सरकार अपने विधेयक में कुछ बदलाव कर सकती है। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह किसानों की सहमति के प्रावधान पर विचार के लिए तैयार है। सूत्रों का कहना है कि सरकार कुछ परियोजनाओं में 50% किसानों की सहमति का प्रावधान ला सकती है, लेकिन कांग्रेस 2/3 से कम सहमति पर राजी नहीं होगी। एनडीए सरकार का बिल बनाने वाले नितिन गडकरी ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि सरकार कुछ संशोधन कर सकती है। सरकार के इन दोनों मंत्रियों के मुकाबले भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस की रणनीति को बेहतर समझ रहे हैं। तभी उन्होंने 2 टूक कहा कि सरकार कोई समझौता करने नहीं जा रही है। उन्होंने बिल को पास कराने के समर्थन का दावा भी किया है। शाह के इस तेवर से कांग्रेस में बेचैनी है। कांग्रेस के नेता उन पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं जो संसदीय समिति में सरकार के संशोधन का साथ दे सकते हैं। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी भूमि बिल और आर्थिक सुधार के दूसरे विधेयकों के पास कराने के लिए प्रादेशिक छत्रपों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगी है। इस कोशिश में 4 प्रादेशिक छत्रपों को पटाने की रणनीति पर काम हो रहा है। अगर सरकार का यह खेल सफल रहा तो वो संसद के अगले सत्र में भूमि बिल, जीएसटी और दूसरे तमाम अहम बिल पास करा लेगी। पहले माना जा रहा था कि संसद और खासकर राज्यसभा की बाधा पार करने के लिए सरकार नीतीश कुमार के प्रति नरमी बरतेगी। जानकार सूत्रों का कहना है कि जीएसटी बिल पर जदयू के कुछ नेताओं ने समर्थन देने की हामी भी भर दी थी, लेकिन बिहार चुनाव को देखते हुए भाजपा ने नीतीश के प्रति नरमी नहीं दिखाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार और भाजपा नेता नीतीश के बजाय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अन्ना डीएमके की नेता जयललिता, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बसपा नेता मायावती को मदद के लिए तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि ममता भूमि बिल का समर्थन नहीं करेंगी क्योंकि वे भूमि आंदोलन के कारण ही सत्ता में आई हैं, लेकिन वे बाकी विधेयकों पर सरकार का साथ देंगी। जयललिता और नवीन पटनायक हर बिल पर सरकार के साथ रहेंगे। मायावती से भी सरकार को राज्यसभा में मदद की उम्मीद है, इसलिए इन नेताओं के प्रति पूरा सद्भाव दिखाया जा रहा है। इनके ऊपर हमले बंद हैं और भाजपा नेताओं की ओर से कोई आरोप भी नहीं लगाया जा रहा है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भले दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन असल में वे और उनकी पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल का ताना बाना बुनने में लगे हैं। उनकी पार्टी के कई नेता भाजपा से बात कर रहे हैं और तभी रविशंकर प्रसाद ने दावे के साथ कहा है कि मांझी भाजपा के साथ आएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले रविशंकर प्रसाद ने ही रामविलास पासवान से बात की थी और उनको एनडीए में लाने की प्रक्रिया शुरू की थी। असल में भाजपा नेताओं को मांझी की मजबूरी के बारे में पता है। उनके साथ जो नेता जुड़े हैं वे खुद ही भाजपा से बात कर रहे हैं। मांझी ज्यादा समय तक इन नेताओं को अपने साथ नहीं रोक पाएंगे। बताया जा रहा है कि मांझी के साथ जुड़े 4-5 बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के विधायक बेटों के भाजपा में जाने की चर्चा पिछले दिनों शुरू हो गई थी। एक और पूर्व मंत्री शाहिद अली भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जरिए एनडीए से जुड़ने की कोशिश में हैं। साधु यादव पहले भी भाजपा में जाने की कोशिश कर चुके हैं, तो सम्राट चौधरी भी भाजपा से तालमेल के पक्षधर है। जो 18 विधायक अभी मांझी की पार्टी के साथ बताए जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर ने मांझी के मुख्यमंत्री रहते ही भाजपा से अपनी टिकटों के लिए बात कर ली थी। सो मांझी भाजपा के साथ जाएंगे या अपनी पार्टी में अकेले रह जाएंगे? अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज बिहार के लोगों को नसीहत देते हुए कहा है कि उनको जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। राष्ट्र कवि रामधीर सिंह दिनकर की 2 रचनाओं की स्वर्ण जयंती के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को जात पात छोड़ना चाहिए और जो सबसे बेहतर हो उसका समर्थन करना चाहिए। मोदी ने कहा कि वो बिहार को प्रगति और समृद्धि की सोच के साथ आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की तरक्की के बिना भारत का विकास अधूरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का पश्चिमी हिस्सा समृद्ध है, लेकिन पूर्वी हिस्सा ज्ञान से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में दोनों की समान भागीदारी होनी चाहिए। मोदी ने दिनकर के 1961 में लिखे एक पत्र का हवाला देकर कहा कि बिहार को जात पात से ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 1-2 जातियों के सहारे विकास नहीं हो सकता है, इससे बिहार का सामाजिक विकास प्रभावित होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां बताने के लिए आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले देश में जो निराशा का माहौल था वो अब खत्म हो गया है और लोगों में उत्साह आया है। जेटली ने दावा किया कि पूरी दुनिया में भारत के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 18 देशों में गए और हर जगह उनका प्रभाव दिखा। जेटली ने भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने का दावा करते हुए कहा कि विकास दर 7.5 से 8% हो गई है और अर्थव्यवस्था में निराशा का भाव खत्म हुआ है। जेटली ने कहा कि सरकार व्यक्तियों के नहीं बल्कि नीतियों के आधार पर फैसले कर रही है। उन्होंने कोयला और स्पेक्ट्रम नीलामी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर दिया है और शासन में पारदर्शिता आई है। जेटली ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सरकार संघीय सहकारिता की दिशा में बढ़ी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही भूमि अधिग्रहण और जीएसटी बिल पास करा लेगी। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच बढ़ते टकराव के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गजट अधिसूचना जारी करके दोनों के अधिकार स्पष्ट किए हैं। उपराज्यपाल का समर्थन करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार उपराज्यपाल के पास ही है। इसमें कहा गया कि अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले में उपराज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री की राय लेना जरूरी नहीं है। अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल के पास सेवा, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये सारे विषय दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का अधिकार भी इन मामलों में नहीं है, क्योंकि जहां विधायी अधिकार नहीं होते हैं वहां कार्यकारी अधिकार भी नहीं होते। इसमें कहा गया है कि सेवाओं के मामले में अगर उपराज्यपाल को अपने विवेक से सही लगेगा तो वो मुख्यमंत्री से सलाह मशवरा कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियां और अधिकार स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, जिससे घबराकर केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना जारी की है। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर केंद्र सरकार किसको बचाना चाह रही है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली की मौजूदा सरकार अब तक की सबसे ईमानदार सरकार है।
उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी दिल्ली में बिजली पानी आदि की स्थिति के बारे में बात नहीं की। उनकी नजर सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग पर थी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का कारोबार चल रहा था, जिसे उनकी सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस अधिसूचना पर कानूनी जानकारों की राय ले रहे हैं। अन्ना डीएमके प्रमुख जयललिता के 5वीं बार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। आज अन्ना डीएमके विधायकों की बैठक में जयललिता को आमराय से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायकों की इस बैठक में जयललिता शामिल नहीं हुई। बैठक में उनके नेता चुने जाने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल के रसोइया ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया और जयललिता को जल्द से जल्द सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बताया जा रहा है कि वो कल मद्रास यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में शपथ लेंगी। कोयला खदान आवंटन घोटाले के मामले में विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री दासरी नारायण राव और उद्योगपति नवीन जिंदल और 7 दूसरे लोगों की जमानत मंजूर कर ली है। सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से जारी नोटिस के जवाब में आज सभी आरोपी अदालत में हाजिर हुए थे और सबने जमानत के लिए अलग अलग याचिकाएं लगाई थी। आरोपियों के वकीलों ने दलील दी कि जाँच के दौरान उन्होंने सहयोग किया और किसी के भी गायब होने का अंदेशा नहीं है। इसके बाद विशेष जज भरत पराशर ने सबकी जमानत मंजूर कर ली। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। आरक्षण की अपनी व्यवस्था में अब सचमुच में शोषित और निचली सीढ़ी पर मौजूद जातियों को नुकसान हो रहा है। बहुत गरीब और वंचित आबादी के आगे दबंग फॉरवर्ड जातियां पूरा कोटा खा जा रही है। तभी बिहार में कर्पूरी ठाकुर फार्मूले में एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 जातियों की सूची जैसा तरीका अपनाया जाना जरूरी है। आरक्षण के दोनों कोटों में नई कसौटियां डाली जानी चाहिए। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। ओबीसी आरक्षण यानी मंडल आयोग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। 25 साल पहले वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण लागू किया था। तब से ओबीसी जातियों की सूची में फेरबदल होती रही है, पर आरक्षण की व्यवस्था बदस्तूर लागू है। बीच बीच में क्रीमी लेयर बनाकर ओबीसी आरक्षण को तर्क संगत करने या आरक्षण के लिए आर्थिक कसौटी बनाने की चर्चा भी होती रही है, लेकिन मोटे तौर पर केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण का कानून पारंपरिक तरीकों के साथ ही मौजूद रहा है। पारंपरिक तरीका सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को कसौटी बनाने का है। इसी आधार पर एससी और एसटी आरक्षण भी जारी है। अब 25 साल के बाद फिर से ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था पर गंभीरता से चर्चा शुरू हुई है। 2-3 कारणों से फिर इसकी चर्चा शुरू हुई है। पहला कारण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यह सिफारिश है कि ओबीसी जातियों को 3 हिस्सों में बांटा जाए और एक जैसी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक आधार वाली जातियों को एक साथ रखा जाए। अभी आरक्षण हासिल करने में बड़ी विषमता दिखती है। जो जातियां पारंपरिक रूप से समृद्ध या मजबूत हैं, उनको आरक्षण का ज्यादा लाभ मिलता है, जबकि कमजोर जातियां उनमें भी पिछड़ जाती हैं। इसे ठीक करने के लिए बिहार में नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले के तहत अति पिछड़ी जातियों का अलग समूह बनाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश अगर केंद्र सरकार मान लेती है तो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समूह बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर सरकार के लिए मराठों और जाटों को आरक्षण देने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। मराठा जाट जैसी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने वाली जातियां फिर अपने समूह में अपने हिस्से के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि ओबीसी आरक्षण का सारा फायदा इनको मिल जाएगा और हाशिए पर की जातियां पिछड़ जाएंगी। आरक्षण पर चर्चा के मौजूदा मुकाम का एक दूसरा पहलू यह बहस है कि जिनकी एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल गया है, उन्हें दूसरी बार लाभ क्यों मिलना चाहिए। यह क्रीमी लेयर बनाकर एक निश्चित सालाना आय वाले समूह को आरक्षण के दायरे से बाहर करने की बहस का विस्तार है। तीसरा पहलू आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण देने की बहस है। बिहार में जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री रहते इसका ऐलान किया था कि इस मामले पर अध्ययन के लिए एक 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई थी। कोई 15 साल पहले केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने पर विचार के लिए एक आयोग बनाया था, लेकिन अज्ञात कारणों से उसे आगे नहीं बढ़ाया गया।
पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश, क्रीमी लेयर की बहस और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने की बहस का लबोलुआब ये है कि आजादी के बाद पहली बार राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मसले पर गंभीरता से विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण से हुए फायदे की समीक्षा के लिए कहा है। सो अगर आयोग, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की साझा पहल से आरक्षण देने के लिए सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ आर्थिक कसौटी जुड़ती है और इस आधार पर ओबीसी जातियों का वर्गीकरण होता है, तो यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आरक्षण के मौजूदा ढर्रे में फेरबदल की गुंजाइश पर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार से जाति, मजहब, क्षेत्र के नाम पर चल रही राजनीति को बदले जाने की उम्मीद थी। उस नाते आरक्षण के यदि 5-10% कोटे में आर्थिक कसौटी का प्रयोग होता है तो वह बुनियादी परिवर्तन होगा। जातियों की दबंगता के बजाय आर्थिक कसौटी आधार बने। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने ओबीसी कोटे में 3 कैटेगरी बनाने का जो सुझाव केंद्र सरकार को दिया है, उसका क्या ये अर्थ नहीं है कि इसमें भी आयोग में या इस आरक्षण के मामले में अब सामाजिक के बजाय आर्थिक कसौटी ज्यादा निर्णायक बनने जा रही है? नहीं व्यास जी, उन्होंने जो आयोग ने जो सुझाव दिया है, सरकार को परमिशन मांगी है, एक तरह से उन्होंने तीनों आधार की मांगी है। अभी तक जो हमारा आरक्षण का आधार रहा है वो शैक्षिक और सामाजिक आधार पर हम आरक्षण तय करते रहे हैं। अब उसमें वो चाहते हैं आयोग कि शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों आधार उसमें शामिल किए जाएं और उसका कैटेगराइजेशन किया जाए। जैसे कि बिहार में पहले से जो कर्पूरी ठाकुर के समय से हो गया था कि बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, उत्तर प्रदेश में या बाकी केंद्रीय सेवाओं में भी अगर आप देखें, राज्यों की बात ना करें, तो कुछ जातियां हैं जो अपने राजनीतिक कारणों से या जो भी उनकी लॉबिंग है उसके कारण वो तो पिछड़े वर्ग में गए हैं, पर वहां भी कई तरह की असमानता है। जैसे आप जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, ये जातियां ऐसी जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वहीं गडरिया, धीवर, कश्यप, माली, तेली, नाई, कुम्हार, ये ऐसी जातियां हैं जो बहुत गरीब जातियां हैं, तो उनको लाभ मिल ही नहीं पाता व्यास जी। तो इसके कारण ये पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो व्यवहारिक पहलू है उसको उन्होंने समझा है। इस व्यवहारिक पहलू का आधार बुनियादी तौर पर आर्थिक संपन्नता है, आर्थिक कसौटी है, तो वो आर्थिक कसौटी के ऊपर है। तो फिर अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो रहा है कि भाई, तो फिर क्यों नहीं एक आर्थिक कसौटी पर नरेंद्र मोदी सरकार ये क्षेत्र, जात और इन सबको छोड़कर ये क्यों कसौटी में क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? क्योंकि व्यास जी, जो हमारा संविधान है वो जाति के आधार पर तो मना करता है, लेकिन ये भी दुर्भाग्य की बात है कि जो आरक्षण का आधार आमतौर पर करती रही है सरकारें, वो उसमें जाति के आधार पर ही वर्गीकरण कर लेती है। ये जाति बैकवर्ड में आएगी, ये जाति नहीं, वो है, लेकिन उसके बाद एक अगली स्टेज ये आई कि महादलित हो गए, अति पिछड़े हो गए, और अब अति में भी बहुत अति पिछड़े हो गए। जो महादलित दलित वाला कॉन्सेप्ट है वो नीतीश कुमार जी की देन है, उन्होंने बिहार में किया, लेकिन उन्होंने आरक्षण को उस तरह से डिवाइड नहीं किया। उन्होंने अन्य सुविधाएं जो थी वो दलितों के लिए अलग, दलित में सिर्फ पासवान जाति को रखा और बाकी सब जातियां बिहार की महादलित में, जो शेड्यूल कास्ट में थी, लेकिन वो आरक्षण को अभी अनटच रखा था। पर जो जहां तक आपने कहा बैकवर्ड का सवाल है, बिहार में वो कैटेगराइजेशन पहले से लागू है। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार ने ये कोशिश की थी, लेकिन उन्हीं की सरकार के एक मंत्री सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वो मामला लटक गया और वो हो नहीं पाया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले व्यापक स्तर पर एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कराइए और जस्टिफाई कीजिए कि ये क्यों आवश्यक है। तो अब अखिल भारतीय आधार के ऊपर जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने जो सुझाव दिया, कितनी संभावना है कि केंद्र सरकार इसको मानने को मजबूर होगी? क्या लगता है? इसके मुझे व्यास जी 2-3 कारण लगते हैं। एक तो जो जाटों का आरक्षण है, यूपीए सरकार जाते जाते जाटों को ओबीसी आरक्षण का लाभ दे गई थी, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्योंकि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था उसने उस समय जाटों को आरक्षण देने की सिफारिश नहीं की थी। उसने कहा था ये आरक्षण के लिए सुपात्र नहीं है। पर जो यूपीए सरकार थी उसने इसके बावजूद भी, भले उसका कारण रणजीत सिंह को खुश करना या लोकसभा चुनाव में उसका लाभ लेना रहा हो, उन्होंने जल्दबाजी में आरक्षण की जो पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश थी उसको नकारते हुए वो भी उसको लागू कर दिया। जाट के साथ में मराठा भी किया, तो तमाम उसको रद्द दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर उसको रद्द कर दिया। तो अब जो मुझे लगता है मोदी जी के साथ जाट नेताओं की मुलाकात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट से सरकार टकराव नहीं लेना चाहती, वो सीधे कहीं लगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नया कानून बना रही है। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उसके लिए एक उचित माध्यम है, उचित संस्था है। वो अगर कोई निर्णय लेता है तो मुझे लगता है ये जाट का जो आरक्षण है, जब आप 3 कैटेगरी करेंगे, बैकवर्ड, कम बैकवर्ड और अति बैकवर्ड, इस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि जाट जो है, एक तो जाटों का आरक्षण किया जा सकता है, दूसरे जो हर सरकार का मंशा है और सब लोग कहते रहे हैं कि
सवर्ण जो है, बहुत गरीब सवर्ण जो है, उनको आरक्षण का लाभ क्यों ना मिले? आखिर तो ये क्या मतलब है? वो भी आर्थिक आधार भी हो सकता है कसौटी। तीनों आधार उन्होंने कहा है कि इस बार जो वो आरक्षण देना चाहते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सिफारिश जो कर रहा है वो आर्थिक और शैक्षिक और सामाजिक। अभी तक जो हम लोग कंसीडर करते रहे सामाजिक और शैक्षिक आधार पर आरक्षण करते रहे, अब आर्थिक आधार भी वो करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार से इजाजत मांगी है। तो उस नाते ये कि एक बुनियादी परिवर्तन बहुत मुमकिन है कि संभव हो जाए अगले। देखिए जी, आप इतने समय से देख रहे हैं, आजादी के समय जब आरक्षण की बात आई थी तो इस पर संविधान सभा में मतभेद थे, आरक्षण हो कि नहीं हो। तब ये माना गया कि हो सकता है 10-20 साल के बाद इसकी आवश्यकता ना पड़े, इस नियत से सरकार काम करे कि सभी वर्गों का उत्थान हो। पर हमने पाया कि आजादी के लगभग 70 साल बाद भी अभी तक वो आरक्षण का वैसा लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो खास परिवार हैं, जो संपन्न हैं, जो ताकतवर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वही उसका रिपीटेड बार-बार लाभ लेते हैं। पीढ़ी अब तो फायदा उठा रहे हैं। हमने आरक्षण कहा पिछड़ों के लिए, पिछड़ों में एक खास लोग उसका आरक्षण लेते रहे। दलितों के लिए, दलितों में खास तबके के लोग आरक्षण लेते रहे। पिताजी आईएएस हो गए, उनका पुत्र आईएएस हो गया, उनका बेटा आईएएस हो गया। तो ये जो सिस्टम है शेड्यूल कास्ट में अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगी। ये तो एक तरह से बुनियादी तौर पर पूरे पुनर्विचार हर मामले पे होना चाहिए। यही मेरा सुझाव है कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग देख रहा है, अभी तक उन्होंने पिछड़े तबकों में क्रीमी लेयर का फार्मूला रखा है कि जिनकी आय 5 लाख के आसपास या कितनी है सालाना, उनको आगे इसका लाभ ना दिया जाए। पर मुझे लगता है कोई और व्यवहारिक, ताकि हमें उनको, हम जो लोग वंचित हैं उनको लंबे समय तक हम इंतजार नहीं करा सकते। तो इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि एक बार एक परिवार को जब लाभ मिल गया तो उसकी संतान को ना दिया जाए, तो ये बात लोगों को दिया जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है जाट आरक्षण वाले मामले के दौरान, ये इसकी समीक्षा होनी चाहिए, असर का देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देखिए कि कौन तबके हैं, कौन लोग हैं, आखिर क्यों नहीं सबको, जब हम चाहते हैं क्या आरक्षण से सब लोगों को भला हुआ? सरकार चुप, कोई जवाब नहीं दे पाई। 60, 65, 70 सालों में आरक्षण देकर आप कोई उत्थान नहीं कर पाए, आप खुद कह रहे हैं ये बात। तो आप ऐसा व्यवहारिक पहलू लगाइए जो वास्तविक मकसद है उसका, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाना, बराबर लाना, वहां तक आप मकसद में कामयाब हो। तो मुझे लगता है अब चूंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उस दिशा में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पिछड़े आर्थिक आधार पर हैं, चाहे सामाजिक है चाहे शैक्षिक है, सभी आधार पर जब वो कंसीडर करेगा, उसमें आर्थिक आधार भी आएगा और उसमें ये भी हो कि एक आदमी जो संपन्न है उसको बार बार ना मिले। ये सारे पैरामीटर्स करके अगर सरकार करेगी, पर क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी सरकार में, नरेंद्र मोदी सरकार में समझ में आती है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ये करने में सक्षम है, क्योंकि कोई आदमी इसका इस आधार पर विरोध नहीं कर पाएगा। इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। जब आप एक सद्भावना के साथ, एक सकारात्मक नजरिए के साथ सारे अदालती पहलुओं को लेते हुए पूरे समाज की, राष्ट्र की व्यापक इच्छा जो है उसको अगर पूरा करने के लिए कोई आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कोई व्यवधान पैदा नहीं कर पाएगा। अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।